हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और चलिए फटाफट रिवीजन क्लास चल रहा है आप लोगों के लिए। और कई सारे ऐसे हम वीडियो आपके लिए ला रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्लेलिस्ट में आपको अलग से है ना एक वीडियोज का सीरीज मिल रहा है। तो न्यू प्लेलिस्ट जो बना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 2023 के लिए, उसमें आप लोग जरूर हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखते रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आज क्लास 12 फिजिक्स में नाभिक का साइज कितना होता है। तो लगभग 10⁻⁻15 मीटर, ये मीटर में है। यदि सेंटीमीटर की बात करो तो 10⁻13 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलना है तो फिर आप 100 का गुणा करते हैं, ठीक, इतना याद रखिएगा। परमाणु का साइज कितना होता है, 10⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में यदि बदलना है तो उसमें 100 का गुणा कर दो, 10⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के दृश्य भाग में बामर श्रेणी का अधिकतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो 656.3 नैनोमीटर। रिडबर्ग नियतांक का मान बताइए बच्चों। रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है। तो 1.097 × 10⁻7 प्रति मीटर। कितना, 1.097 × 10⁻7 प्रति मीटर, ये रिडबर्ग नियतांक का मान होता है। किसी परमाणु में स्थायी कक्षा किसे कहते हैं, बताओ आप। जिस कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते उसे हम स्थायी कक्षा कहते हैं। किसी परमाणु में स्थायी कक्षा किसे कहा जाता है, ऐसे कक्षा को जिसमें यदि कोई इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है तो भाई वहां से उत्सर्जन ना हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन ना हो, यानी उत्सर्जन नहीं करते, उन कक्षा को हम स्थायी कक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी स्थायी कक्षा किसी इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के लिए बोर का क्वांटम प्रतिबंध क्या है। जो कोणीय संवेग होता है h/2π का समगुणक होता है। यही चीज बोला गया था ना भाई, बोर के सिद्धांत के आधार पर कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का गुणक होता है, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 है। MBR कोणीय संवेग है, h/2π का समगुणक होता है, n का मान 1 2 3 4 5 है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी का नाम बताइए जिसमें तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो लाइमर श्रेणी। फिर पास्चन ब्रैकेट फुंड ये होता है, तो सबसे पहला जो श्रेणी है लाइमर श्रेणी, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। संक्रमण का क्या अर्थ है, इसमें कितना समय लगता है। तो भाई साहब यहाँ पे जो परमाणु का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरे ऊर्जा अवस्था में जाना संक्रमण कहलाता है। परमाणु का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरे ऊर्जा अवस्था में जाना क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। और कितना कम समय लगता है, 10⁻8 सेकेंड का समय लगता है। इसमें कितना समय लगता है, तो 10⁻8 सेकेंड का समय लगता है, मतलब बहुत ही कम समय लगता है। 10⁻8 सेकेंड का समय लगता है। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना संक्रमण कहलाता है और 10⁻8 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि अत्यंत संकीर्ण एवं पतला होता है। ठीक है, देखो जरा अल्फा कणों के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अल्फा कणों के प्रकीर्णन के लिए प्रयुक्त पत्र को एकदम पतला होना चाहिए ताकि अल्फा कण का प्रकीर्णन एक ही टक्कर के कारण हो। इसके साथ ही पत्र के नाभिक को भारी होना चाहिए ताकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन अधिक हो। और स्वर्ण में उपयुक्त दोनों गुण होते हैं, अतः स्वर्ण का बारीक पत्र आसानी से बनाया जा सकता है। पहला कौन सा गुण, कि जो आपका स्वर्ण पत्र है पतला होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो भी पत्र है उसका नाभिक भारी हो जिससे अल्फा कण का प्रकीर्णन अधिक हो सके। दो गुण, स्वर्ण पत्र अत्यंत पतला हो सके, इस कारण से भाई हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हम जिसका भी पत्र बनाए अत्यंत पतला हो सके और नाभिक भारी हो सके ताकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन अधिक हो बच्चों। तो इस स्थिति में हम स्वर्ण पत्र का ही यहां पर चयन करते हैं, जिससे हम पतला और भारी नाभिक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बोर के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। तो कोणीय संवेग MBR, ये कोणीय संवेग MBR होता है, h/2π का समगुणक। और एक है n का मान, तो n का मान 1 रख देंगे।
तो कोणीय संवेग जो mvr है वो h/2 हो जाएगा। n का मान 1 रखेंगे ना तो h/2 हो जाएगा, सिंपल है। चलिए आगे देखो क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है किंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखा होती है, क्या कारण है बताओ। तो हाइड्रोजन के प्रकाश स्रोत में असंख्य परमाणु हैं। भाई देखो क्या बोला गया, हाइड्रोजन में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन उत्सर्जन में कई स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं। तो भाई एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है ना, और जब कई सारे परमाणु ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कई सारी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन के प्रकाश स्रोत में असंख्य परमाणु होते हैं। जो भी प्रकाश स्रोत हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के परमाणु कई सारे हैं। अब जब कई सारे असंख्य है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी असंख्य है, ठीक है। और भिन्न भिन्न परमाणुओं में संक्रमण भिन्न भिन्न होता है, अतः हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि हम प्रकाश स्रोत जब प्रयोग करते हैं उसमें हाइड्रोजन के कई सारे परमाणु हैं और सबका अलग अलग संक्रमण होता है। संक्रमण मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से एक ऊर्जा अवस्था से दूसरे ऊर्जा अवस्था में जाना, उस संक्रमण अवस्था कहलाता है। तो भाई कई सारे स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देती हैं बच्चों, ठीक। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन, ऊर्जा स्तर है हमारा n बराबर 5 मतलब 5वां कक्षा और n बराबर 1 के बीच संभव उत्सर्जन संक्रमण की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो अधिकतम संख्या के लिए फार्मूला है n इंटू n-1/2। भाई n अधिकतम है ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो यहां पर आप मान निकाल सकते हो n इंटू n-1/2। n का मान 5 है तो 5 माइनस 5 चौके 20, 20 में 2 10, ये चीज है। यानी 5 से 4 में जा सकता है, 5 से 3 में जा सकता है, 5 से 2 में, 5 से 1, ठीक है। इसी प्रकार 5 के नीचे कौन सा कक्षा होगा, 4, 4 से 3 में जा सकता है, 4 से 2 में जा सकता है, 4 से 1 में भी जा सकता है। फिर तीसरे से भाई अधिकतम की बात कर रहा है ना, संभव संक्रमण कहाँ से कहाँ तक, 5वें कक्षा से इलेक्ट्रॉन चौथे कक्षा में, 5 में से तीसरे में, 5 में से दूसरे में, इसलिए अधिकतम की बात कर रहा है। और न्यूनतम 1 5 से 1 तक जा सकता है न्यूनतम, ये चीज है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लें, ठीक है। टाइम पास के लिए क्वेश्चन नहीं लाया जाता बच्चों। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु को उत्तेजित करने वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 3 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हों, कितनी। क्या बोला है क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु को उत्तेजित करने वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी हो, मतलब हाइड्रोजन परमाणु को उत्तेजित कर दे उसमें कितना ऊर्जा लगेगा, ठीक है। और वो भी कंडीशन बता के रखा है जिससे कि 3 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हो सके, 3 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हो सके बच्चों, इसके लिए बोल के रखा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 3 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हाइड्रोजन परमाणु को उत्तेजित करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी हो ताकि वो n बराबर 1 से n बराबर 3 तक उत्तेजित कर सके। बोला ना 3 तक। इस स्थिति में 3 उत्सर्जन संक्रमण होंगे, 3 से 2, 3 से 1 या 2 से 1, ऐसे ही तो होगा। मतलब E3 माइनस E1, और E3 और E1 का ये फार्मूला है, मान है कि E3 मतलब तीसरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कितनी ऊर्जा होती है। तो इसे आप लोग मत करिए क्योंकि ये रिडबर्ग नियतांक से आपको फार्मूला निकालना पड़ेगा, तो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते लेकिन आपके सिलेबस में रहता तो मैं करा देता हूँ। जो क्वेश्चन नहीं आता उसे मत पढ़ो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप करना कि बोर की कक्ष को स्थायी कक्षा क्यों कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, बोर की कक्षा को स्थायी कक्षा क्यों कहा जाता है। ये लो क्वेश्चन, बोर की कक्ष को स्थायी कक्षा क्यों कहा जाता है। ये लो क्वेश्चन आपका, बोर की कक्ष को स्थायी कक्षा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है भाई। तो ऐसे कक्ष में चक्कर करते हुए जो इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं ना ही अवशोषित करते हैं, इन कक्षों को इसे स्थायी कक्षा कहते हैं। स्थायी कक्षा क्यों कहेंगे भाई, जिनमें इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे और ना ही क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, उनको हम बोलते हैं स्थायी कक्षा। कि ऐसे कक्ष में, बोर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो है ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और ना ही ऊर्जा अवशोषित करते हैं, अतः इन कक्षकों को स्थायी कक्षा कहा जाता है।
ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिसका उत्तर मैं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे आंसर। यदि परमाणु स्थिर हो, अच्छा गलत बोल दिया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा, बताइए। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो जाएगा तो अभिकेंद्री बल समाप्त हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर गिर जाएगा। क्योंकि सबको पता होता है कि बीच में यदि नाभिक है तो इसके चारों ओर एक कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो जब चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं, तो अभिकेंद्री बल लगता है। अभिकेंद्री बल के कारण ये वृत्तीय मार्ग पर गति करते रहते हैं। किंतु जैसे ही ये जो विद्युत आकर्षण बल समाप्त होगा, क्योंकि ये नाभिक में धन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगाते हैं, तो जो अभिकेंद्री बल होता है विद्युत आकर्षण बल प्रदान करता है, जो कि संतुलित रखता है। और यदि ये भाई चक्कर लगाना बंद कर दे तो अभिकेंद्री बल समाप्त हो जाएगा, विद्युत आकर्षण बल संतुलन जो समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहेगा। और अभिकेंद्री बल के अभाव के कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत आकर्षण बल भाई कम हो जाएगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं अभिकेंद्री बल समाप्त होने से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर गिर जाएगा। क्योंकि दो प्रकार से बल लगते हैं, एक तो अभिकेंद्री बल, एक आकर्षण बल। तो अभिकेंद्री बल समाप्त तो आकर्षण बल ज़्यादा, तो नाभिक की ओर गिरना सिंपल है। हमने आपको समझाया था कि ये प्लस है, नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जब वो चक्कर लगाएगा तो अभिकेंद्री बल लगेगा, और इसके अंदर एक बल लग ही रहा है, वो बल लग रहा है विद्युत आकर्षण बल। यदि वृत्तीय मार्ग पर गति करना बंद कर दिया तो वहां पर अभिकेंद्री बल समाप्त, तो वहां पर अट्रैक्शन हो जाएगा ज़्यादा, आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल का वहां पर प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। और जब वैद्युत आकर्षण बल बढ़ गया तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर गिरेगा ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।